पर वापस बता दो ना शॉर्ट में। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाज कि लेट्स से अगर मैंने किसी वर्टेक्स से कोई एंगल को बाइसेक्ट किया है ए बी और सी को, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज दैट ये जो बी सी को डिवाइड करेगा ना, दैट विल बी इन द सेम रेशियो एज एज द एडजेसेंट साइड। इस साइड को आप सी बोलते हो, इस साइड को आप बी बोलते हो, राइट? तो ये बी और सी रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगा अगर कोई किसी पॉइंट से आपने बाइसेक्टर बनाया है तो। ओके सर। इसी पे लास्ट मैंने क्वेश्चन भी करवाया था एक। ठीक है, हाँ। तो अभी है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर फॉर ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के वर्टेक्स में दे रहा हूँ 2,3, 5,7, 1,-1, -1,1। मुझे याद आ रहा है मैंने कराया है। एक सेकेंड, मुझे नोट्स रेफर ही करने पड़ेंगे। सर अलग वैल्यूज के साथ कराया था सर। हाँ सर, अलग आपने ये वैल्यूज। क्वेश्चन कराया था कुछ थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अच्छा, तो अभी ये निकालो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। तब तक सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। टू कॉमा 3, 5,7, -1,1, -1। ओके, दिस इज द सेम क्वेश्चन, तो लीव इट, डू नॉट सॉल्व इट। इसका आंसर वैसे आ जाएगा, 2,3 आएगा। जैसे ये डिस्टेंस निकालोगे सी, तो द डिस्टेंस विल बी 5, इधर बी भी 5 आएगा और दिस डिस्टेंस विल बी 10। सो वंस यू हैव ऑल द डिस्टेंस देन फिर क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं ना, फिर तो आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। क्या इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है एनीवन? ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो यू हैव द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। देखो x की वैल्यू और b की वैल्यू आ जाएगी। x की और y की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी। ओके, ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कि मैंने सरकम सेंटर निकालने के लिए आई हैवंट गिवन एनी फॉर्मूला, राइट? यस सर। तो सरकम सेंटर निकालने के लिए अगर मैंने फॉर्मूला नहीं दिया है, बट इफ आई एम मेंशनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स, तो हाउ कैन वी डिटरमाइन कि सरकम सेंटर क्या होगा? एनीवन? इफ आई एम गिविंग यू द वैल्यूज की वर्टेक्स के सारे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है एंड यू हैव द वर्टेक्स आर नोन टू यू, ए बी एंड सी है मेरे पास, एंड A is, let's say, 1,1, B is 4,5, B is 4,5, and similarly I have C. C is 6,13. बहुत स्टूडेंट्स लेट आते हैं आपके बैच में। अच्छा, मेरी क्लास अगर पहले रहा करे ना तो ट्राई एंड बी ऑन टाइम। मैं बहुत पंक्चुअल रहता हूँ। इफ आई विल बी लेट तो आई विल बी टेक्सटिंग कि शायद मैं 5 मिनट्स लेट ज्वाइन करूंगा या ऐसा कुछ। हाँ, तो if you have the question was कि if you have the if you know the triangle, if the vertex of the triangles are known to you, then how can we determine the circumcenter या circumradius of triangle? circumcenter या circumradius कैसे निकालेंगे? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कोई भी दो साइड्स के जहाँ मीट करे वो सर्कमसेंटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कैसे कराओगे?
कंस्ट्रक्शन से सर कोई भी दो साइड्स कंस्ट्रक्शन का नहीं, कंस्ट्रक्शन सर नहीं कर कोई भी दो सकते। साइड्स का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और वहां से उसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसे पास करवा देंगे, तो दोनों लाइन के इक्वेशन हाँ। अभी तो लाइन की इक्वेशन नहीं पता, अब बताओ। सर 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं ना, 2 टू पॉइंट दिया पॉइंट होता फॉर्म है। नहीं, लाइन नहीं पता, लाइन की नहीं इक्वेशन पता। निकालना, अब बताओ। अभी हमको नहीं पता ना। हाँ, अभी मैंने नहीं बताया लाइन की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, अभी मुझे सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? सर स्लोप निकाल सकते हैं ना कोई दो लाइन का। अभी मैंने स्लोप भी नहीं बताया, और बताओ। नहीं, शायद फॉर्मूला के बिना मुश्किल है सर। फॉर्मूले के बिना मुश्किल है कि ऐसा कर किसने सकते हैं कि डिस्टेंस किसी फॉर्मूला यूज कर लेंगे डिस्टेंस हाँ सर कोई फॉर्मूला यूज पॉइंट कर को सकते h हैं, कॉमा k ले लेंगे और a b c और से फिर उसका डिस्टेंस सेम उस होगा। सारे डिस्टेंसेस इक्वल कर देंगे। इक्वल करके ये कर देंगे। राइट, वेरी गुड। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल करके फिर बताओ बिना लाइन की इक्वेशन यूज किए कि व्हाट विल बी द सर्कम सेंटर फॉर दिस। एवरीवन गॉट द पॉइंट ना, क्या कह रहे हैं बोलो। लेट्स से द पॉइंट इज O, No, sir. h कॉमा के सर्कम सेंटर O है, ठीक है। तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि OA डिस्टेंस, OB डिस्टेंस एंड OC डिस्टेंस विल बी इक्वल। OA will be equal to OB, that will be equal to OC। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एवरीथिंग विल, हर वर्टेक्स एक रेडियस की तरह एक्ट करते हैं ना सर्कम सेंटर से, तो रेडियस बराबर हो जाएंगे। बेटर अप्रोच है कि स्क्वायर कर लो, नहीं तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी एंड अनदर इक्वेशन OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर से मिलेगी। डिटरमाइन h कॉमा के फॉर दिस। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने अभी तक क्या करवाया? मैंने सर्कम सेंटर निकालना बताया बेटा, कि अगर मुझे A, B और C पता है तो हाउ कैन आई डिटरमाइन द सर्कम सेंटर। उसके लिए मैंने ये बताया कि मैंने कि आप ही लोगों ने बताया कि OA डिस्टेंस विल बी इक्वल टू OB डिस्टेंस एंड सिमिलरली OC डिस्टेंस विल बी इक्वल टू OB एंड OA डिस्टेंस। तो तीनों डिस्टेंस को इक्वेट करके डिटरमाइन द सेंटर h कॉमा के वैल्यू निकालो। ओके सर। असाइनमेंट्स का क्या? 44 क्वेश्चन मैंने बोला था मंडे तक कर लेना, संडे को टेस्ट है उसके बाद। सर 30 क्वेश्चंस होगा ना? और देवांश कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना उसमें करने में? इजी क्वेश्चन है। नहीं सर बहुत इजी था, 30 हुआ है अभी तक मेरे। ठीक है, तो आज वाला असाइनमेंट कंबाइंड यू गाइस हैव टू सबमिट इट बाय जो भी डेडलाइन होगी। सर हाँ सर उसमें जब 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना होता है तो वो स्लोप इक्वल के अलावा और कौन सा मेथड यूज करना होता है? देखो 3 तरह के मेथड यूज कर सकते हो। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हो, AB plus BC is equals to AC। then you can use another method that is slope equal to ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो और स्लोप कर सकते हो। तो तीनों मेथड विल वर्क। यशस क्या कह रहे हो बेटा? सर एक्चुअली मैंने इक्वेट किया तो वो कट गए। हाँ, तो h स्क्वायर और k स्क्वायर कट जाएंगे, लेकिन बाकी तो वैल्यू रहेगी ना h k वाली। हैं। हाँ सर, 2 लीनियर इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगे। अच्छा ओके हाँ, मैंने होल स्क्वायर नहीं किया, इंडिविजुअल। अच्छा,
एक पॉइंट और कि मैंने आज रियलाइज किया कि यू गाइस डू नॉट नो n into n factorial को you can always write as n plus 1 factorial minus n factorial. Remember this thing. कैसे आता है यहाँ पे +1 और -1 करते हैं, मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा n plus 1 into n factorial ओके minus n factorial. तो ये n सर plus ये कैसे क्वेश्चन में काम आता है मतलब? जैसे अभी सीरीज आपका देंगे। एडवांस में एक पेपर था तो वहाँ पे यूज हो गया, बट रिमेंबर दिस रिजल्ट. ये डायरेक्टली ऐसा लिखोगे, बार बार सोचना नहीं पड़ता कि +1 -1 करना है. रिमेंबर दिस थिंग. क्योंकि आज मैं डाउट सेशन ले रहा था तो कुछ बच्चों ने पूछा, मैंने पूछा फॉर्मूला तो किसी को नहीं आइडिया था, तो फिर रिमेंबर दिस रिजल्ट. ओम मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये 3 पॉइंट्स हैं. वर्टेक्स आर नोन टू यू 1,1 4,5 एंड 6,3 13 सॉरी. देन आई हैव आस्क्ड कि व्हाट विल बी द सर्कमसेंटर. उसको निकालने के लिए ये मेथड यूज करना है कि OA distance will be equal to OB distance, that will be equal to OC distance because everything will be acting as radius. तो सिंप्लीफाई करके h, k निकालो. Okay, h क्या आया? Has anyone solved? Sir, 1 minute please. Okay. So -43/4, 207/16. यस Right. सर। Right, सही आ रहा है. -43/4 and 207/16. Everyone match कर लो. हाँ सर ये है. सर मुझे डाउट हो रहा था माइनस आएगा या नहीं। वही मुझे भी माइनस लेके ही मैं बताया नहीं. सर मुझे ऑर्थो भी सेंटर बाहर लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर वही सोच Sorry, रहा ortho था। center, circumcenter, these centers can lie outside the triangle as well. ये वही point note डाउट आ करवाया रहा था मैंने. इसलिए बताया ही नहीं. इसलिए बताया. Okay. नहीं आ सकता है. अच्छा थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लीक से हट करके. देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि I have a point P, let's say 8t1 square, 2at1, and I have a point Q, 8t2 square, 2at2, and it is known that एक minute. 2a, t2. Okay, it is known that t1 and t2 are the roots of equation. T1 and t2 are roots of equation x square minus 2 root 3x plus 2. इस इक्वेशन के रूट्स हैं t1 and t2, and then you have to determine the value of pq. मतलब डिस्टेंस pq कितना होगा. तो डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. जो नॉर्मल लीक से आप देखते हो, नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं. तो डिटरमाइन डिस्टेंस PQ, सिंप्लीफाई करो, बताऊंगा मैं बाद में. सर x कोऑर्डिनेट में a का भी स्क्वायर है क्या? हाँ x कोऑर्डिनेट में a रहेगा ना. नहीं a का स्क्वायर नहीं है, a t1 स्क्वायर, t1 पे ही स्क्वायर है वो. a ऐसे ही है. ओके. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वो आपने पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था. नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मैंने, बस ये बताया था. तो आप सबकी वैल्यू मैच कर गई थी, तो फिर मैंने सॉल्व नहीं किया. करना है क्या? इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से स्क्वायर निकालो, इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से स्क्वायर निकालो, इक्वेट कर दो. सिमिलरली ये डिस्टेंस आपको पता है, ये वाला डिस्टेंस भी निकाल करके इक्वेट कर दो. h और k में 2 इक्वेशन आएगी, सॉल्व कर लो. एक वैल्यू आ रही है -43/4 कि h की, और k की आ रही है 207/16.
अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी, बाकी ऐसा सच कुछ है नहीं क्वेश्चन में। फिर ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये क्वेश्चन में है कि सॉरी पी पॉइंट दिया हुआ है 81, 281 और 82, 282 और T1 एंड एट T2। आंसर है। हाँ राइट सर। तो T1 and T2 are the roots of equation x square minus 2 root 3x plus 2। तो फाइंड द डिस्टेंस PQ। उत्कर्ष का आंसर आ गया, बाकी लोग भी ट्राई करो। कोशिश क्या करो ना, चार्ट सेक्शन में बता दिया करो, एक बार जब आंसर आ जाता है तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है फिर। ओके सर। राइट अन्ना, राइट शंकर। सबका आ गया 8A, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो सर, 8 नहीं 8A नहीं आ रहा, कोई बताओ कैसे किया है एनीवन? PQ डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सर मैंने तो पहले सर T1 और पहले हम T2 के वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। से T1 और T2 की हाँ वैल्यूज निकाल वेट सकते हैं, मिनट फिर सर। हम सेम उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फिर सेम सेम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देंगे, डाल देंगे उसमें। सेम राइट। सेम सेम। ओके सर, यही क्या लगता है कैलकुलेशन कुछ होगा। स्क्वायर माइनस 2A सर स्टार्टिंग T1 में minus- इक्वेशन में T1 और T2 सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इक्वेशन में T1 और T2 सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, राइट। बहुत सारे मेथड है। डिफरेंस ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दोनों। डिफरेंस और रूट्स और सम ऑफ रूट्स यहाँ से निकालो, हाँ सर। T1 प्लस हाँ T2 और सर, T1 और सर सिंपल समझ वैल्यू गया। सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो 8A आ जाएगा, मैच कर लेना एक बार। हाँ सर। और ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर, हाँ सर क्या वापस दिखा सकते हो? हाँ श्योर। डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई किया बेटा, और कुछ नहीं किया। ओके सर, व्हाट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स सेंटर। किसी को आइडिया क्या होता है एक्स सेंटर? सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। A circle which touches all the three sides of triangle from outside the triangle. हाँ, तो आउटसाइड द ट्राइंगल से सारे सर्कल्स, सारे साइड्स को कैसे टच कर लेगा? सर वो कि साइड एक्सटेंड करेंगे तो साइड एक्सटेंड करेंगे, राइट। जैसे इफ आई हैव अ ट्राइंगल ABNC और मैंने एक सर्कल बनाया, एंड सर्कल ऐसा बनता है कि वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। एंड व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इफ आई एम एक्सटेंडिंग द साइड, तो वो टच करेगा सर्कल को। तो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, दो साइड्स एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा एंड एक नॉर्मल साइड को टच करेगा। तो दिस इज एक्स सर्कल, इसको एक्स सर्कल बोलते हैं। अब एक्स सर्कल है तो एक्स सर्कल को बनाने का वे क्या होगा? लाइक इन सर्कल को बनाने का वे क्या था? इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया था।
इसमें एक्स एक्सटीरियर सर्किल, करेंगे। इसमें आप एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करोगे। एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट करोगे जिसके ऑपोजिट बना रहे हो, ठीक है। हाँ सर। बाकी जो दोनों ये वाले एंगल्स रहेंगे, एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करोगे। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट होता है इसलिए एक्स सर्किल, ई एक्स सर्किल आता है। उसमें आई एन, इंटीरियर सर्किल बाइसेक्ट होता था इसलिए इन सर्किल आता था, आई एन। तो ये जो एक्स है, ये एक्स यहाँ से नाम पड़ा, कुछ और नहीं सोचना। और इन जो आता है वो इंटीरियर की वजह से आता है, एक्स जो आता है वो एक्सटीरियर की वजह से आता है। तो यहाँ पे दो एक्सटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, मीट करता है, और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। तो वो जहाँ पे मीट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं एक्स सेंटर। अब देखो इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा बिकॉज दिस इज सर्किल E1। सिमिलरली अगर बी साइड पे सर्किल बनता है, हाँ बोलो। सिमिलरली दो सर्कल्स और पॉसिबल है, दो ऐसे एक्स सर्कल्स और पॉसिबल है। किसी भी ट्राइंगल के लिए 3 एक्स सर्कल पॉसिबल है। दिस सर्कल इज E2 एंड दिस सर्कल इज E3। तो दिस इज स्पेसिफिक। लेकिन अगर E2 बोला है तो आपको पता होना चाहिए दैट सर्कल इज अटैच्ड टू साइड B। इफ E3 मेंशन किया तो दैट सर्कल इज अटैच्ड टू साइड C, मतलब AB साइड पे। ये साइड C होता है ना, स्मॉल c। दिस इज साइड B एंड दिस साइड इज A। तो E1 का मतलब ये हो गया सबसे पहले। तो सेकेंडली हम पॉइंट्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, वी नो द फॉर्मूला। जैसे इन सर्किल में क्या था कि AX1 + BX2 + CX3 डिवाइड बाई ABC था। यहाँ पे जिस सर्कल को बना रहे हो उस सर्कल का साइड निगेटिव करना है। जैसे आपने लेट्स से E1 बनाया तो E1 विल बी अटैच्ड टू साइड A। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा -AX1, बाकी सारी चीजें ऐड होंगी अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में भी यही सेम चीज। सिमिलरली अगर मैं E2 बनाऊंगा तो E2 विल बी AX1 - BX2 + CX3 अपॉन A - B + C एंड E3 भी सिमिलरली। हाँ मोहित बताओ क्या पूछ रहे थे? सर मैंने कहा तुमने अनम्यूट किया था थोड़ी देर के लिए। सर आपने इन गलती से सर्कल का हुआ होगा। फॉर्मूला डिस्कस किया था? मैंने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था बेटा? सर इन सर्कल के सेंटर हाँ, का। इन सर्कल का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था ना। आप ही लोग बताओ। मेंशन किया था उसी पे तो अभी क्वेश्चन भी करवाया है। AX1 हाँ सर + B। बताया हाँ था। सर। हाँ सर। तो सिमिलरली एक्स सर्कल का भी फॉर्मूला होता है, वेरी सिमिलर टू इन सर्कल वाला फॉर्मूला। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप सर्कल बना रहे हो, E1 E2 या E3, वो वाला रेस्पेक्टिव साइड आपको माइनस करना है, मतलब माइनस साइन के साथ लेना है। दैट्स इट। मतलब क्या? ठीक है, तो ये E1 का, डाटा लिखना है। हाँ श्योर, ये E1 का, हाँ श्रीकांत बोल। मतलब क्या करना है, मैं समझा नहीं। जैसे मान लो E1 सर्कल बना रहे हो तो E1 सर्कल विल लाई ऑन साइड A, राइट, या ऑपोजिट टू वर्टेक्स A। तो E1 में जो साइड जिस पे लाई कर रहा है एक्स सर्कल, A पे लाई कर रहा है ना, तो उसको नेगेटिव साइन से लेना है। अच्छा, जैसे E2 में इट विल लाई ऑन साइड B, तो B को नेगेटिव कर देना है। ये बोल रहा था, समझ गया? सर ये फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है ना, एक्स सेंटर की? हाँ, एक्स सेंटर के लिए फॉर्मूला है। अगर आपको बोलेगा कि E1 डिटरमाइन करो या E2 डिटरमाइन करो या E3 डिटरमाइन करो तो फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। या ऐसे मान लो वर्ड्स ऐसे आते हैं कि फाइंड द एक्स सर्कल, फाइंड द एक्स सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एट ऑन वर्टेक्स ऑपोजिट टू वर्टेक्स A या ऑन साइड A। इस तरह से कुछ आया तो आपको समझना चाहिए कि E1 सर्कल की बात कर रहा है। ओम समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सर इसमें x1 x2 और x3 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे? हाँ, वो ABC रेस्पेक्टिवली, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, तो ये हो गया एक्स सेंटर। फॉर्मूला पता है, रिमेंबर ऑर्थो सेंटर भी मैंने फॉर्मूला कोई नहीं बताया। सर्कम सेंटर निकालना समझा दिया कि कैसे निकाल सकते हो डिस्टेंस से। इन सर्कल के लिए, सेंट्रॉइड के लिए, एक्स सेंटर के लिए फॉर्मूले दिए हैं। ऑर्थो सेंटर के लिए भी कुछ नहीं बताया है, राइट? तो ऑर्थो सेंटर जब हम स्लोप्स पढ़ लेंगे तब बताऊंगा। हाँ सर, आप सर्कम सेंटर का फॉर्मूला एक और बार लिखा देंगे? सर्कम सेंटर का कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, सर्कम सेंटर का मेथड बताया है कि OA² = OB² करके यू कैन फाइंड
h, k की वैल्यू। ये जो क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ओके सर। अभी सर्कम सेंटर करने के बहुत मेथड्स पता चल जाएंगे। 2 पॉइंट फॉर्म से आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हो दोनों लाइंस का। वंस यू गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जहाँ पे मीट कर रहा है वो पॉइंट h, k हो जाएगा। तो आफ्टर स्टडिंग स्ट्रेट लाइंस यू विल हैव मेनी मेथड्स टू डिटरमाइन सर्कम सेंटर। ओके, नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। अब थोड़ा ट्राइंगल से हट करके क्वाड्रिलेटरल्स पे आते हैं। तो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट हैं, नॉर्मली यूज नहीं होती हैं तो मिस हो जाती हैं, बट जब पैरेललोग्राम मेंशन है तो क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम क्या होता है? दो पैरेलल साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। दो साइड्स पैरेलल और दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए पैरेललोग्राम के लिए, राइट? ऑपोजिट साइड्स। तो पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। दिस संजना, आर यू सेइंग समथिंग? ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए ना? ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए ऑपोजिट, आप ये बोल रहे हो? अच्छा। Like this angle should be equal to this angle. हाँ सर। और हाँ राइट, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ऑल्सो डायगोनल्स का क्या होता है? सर एडजेसेंट एंगल बाइसेक्ट 180 90 डिग्रीज। डायगोनल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री सर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे नहीं होता है, वो रॉम्बस हो जाता है, वो वो स्पेसिफिक केस rhombus ऑफ है। पर तो डायगोनल्स बाइसेक्ट हो जाते हैं। और क्या पता है हमें इस पे? सर एडजेसेंट एंगल्स 180 को ऐड करते हैं। सप्लीमेंट्री राइट, वेरी गुड। वन एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल कोई भी एडजेसेंट एंगल्स डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं। डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं। वेरी गुड। तो सारी चीजें नोट कर लो कि एडजेसेंट, एक तो ये वाला पॉइंट नोट कर लो कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी विल आल्सो बी 180 डिग्री। उसके बाद फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जहाँ पे मीट करता है, जिस पॉइंट पे, वो बाइसेक्ट करता है उसको, डायगोनल्स को। लेट्स से मीट्स एट पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ बाइसेक्ट्स द डायगोनल्स। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट से करते हैं। बेस इनटू हाइट से करते हैं। ये वहीं से ड्रॉ होता है ये कंक्लूजन, जहाँ पे अभी किसी ने बोला ना कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ सर। तो ये वहीं से ड्रॉ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। सॉरी, लिख लिया सबने? सर 2 मिनट्स। यस। नेक्स्ट, what is rectangle? A parallelogram whose all the angles are 90 degree is a बस rectangle. फिर opposite sides equal सर वो बाकी सेम पैरेललोग्राम में तो प्रॉपर्टीज अपोजिट साइड्स इक्वल होते ही हैं, और पैरेलल भी होने पैरेलल चाहिए। भी होते हैं। तो वो तो पैरेललोग्राम का अगर आपने बोल दिया कि स्पेशलाइज केस है, तो फिर वो तो हो ही गया ना कवर। हाँ बस सारे एंगल्स 90 डिग्री बोलना सफिशिएंट है क्या? नहीं हाँ सर। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। नहीं डायगोनल डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री वो स्क्वायर के लिए होगा, रेक्टेंगल के लिए नहीं। हाँ, रेक्टेंगल के लिए नहीं होगा, स्क्वायर के लिए होगा। रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम वेयर ऑल द डायगोनल्स, मतलब वेयर ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही है, बस इतनी कि अगर स्पेशल एक केस एंगल भी 90 बोल देंगे तो हो जाएगा। हाँ राइट, एक एंगल भी 90 बोल देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट स्पेशलाइज्ड केस ऑफ पैरेललोग्राम, ऑब्वियसली डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इट इज गुड टू नो। Specialized case of parallelogram when all angles are 90 degree. When all angles are 90 degree. अब यहाँ पे
दोनों डायगोनल्स क्या इक्वल लेंथ के होते हैं? यस हाँ यस सर। तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सर इसमें भी the diagonals by divide the rectangle into two congruent triangles. हाँ इसमें भी वो तो रहेगा ही, वो तो मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होगी क्योंकि ये एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज प्लस कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज जो हैं वो ये है कि बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, डायगोनल्स इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, बट यहाँ पे होता है रेक्टेंगल में। और अगर इसी में अगर मैंने बोल दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल तो क्या हो जाता है वो? सर स्क्वायर। स्क्वायर हो जाता है। Diagonals भी equal होते हैं diagonals. इसमें डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं, डायगोनल्स तो इक्वल होंगे ही, इसी का स्पेशल परपेंडिकुलरली केस। बाइसेक्ट करते हैं। हाँ तो स्क्वायर्स में डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, आल्सो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल विद ऑल साइड। रेक्टेंगल विथ ऑल साइड इक्वल तो स्क्वायर हो जाता है। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स। रोम्बस पूछा। हाँ जिसका डायगोनल 90 डिग्री पे होता है। इसका डायगोनल 90 डिग्री पे होता है। वेरी गुड। और सारे साइड्स इक्वल भी होते हैं। हाँ सर। और डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं क्या? नो सर, नेसेसरी नहीं। तो डिफरेंस स्क्वायर और रोम्बस में, हाँ डिफरेंस स्क्वायर और रोम्बस में इतना ही होता है कि स्क्वायर के diagonals are not equal. हाँ सर और डायगोनल्स आर नॉट एडजेसेंट इक्वल, एंगल्स। but they are perpendicular to each other. Diagonals. they are perpendicular to each other just like in a square but they are not equal. तो AC is not equal to BD। बस इतना ही डिफरेंस होता है रोम्बस और स्क्वायर में कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस में। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इनटू B1 इनटू D2। राइट, हाफ इनटू AC इनटू BD, into product of diagonals. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स AC इनटू BD। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैंने नोट करवा दिया, कुछ मैंने ओरली बोल दिए। अब आप लोगों ने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, यू गाइस रिमेंबर? अगर तीनों वर्टेक्स नोन है तो। Coordinate हाँ geometry. सर, हाँ सर। इरॉन्स फॉर्मूला था। नहीं वो नहीं। नहीं रॉन्स फॉर्मूला नहीं। हाफ इनटू था ना x माइनस हाफ into x1 y2 minus y3 plus x2 into y3 minus राइट y1 राइट राइट, ऐसा ही कुछ। plus x3 into y1 minus y2। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ था। मुझे फॉर्मूला नहीं याद रहता तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रिक्स बनाता हूँ छोटा छोटा याद करने के लिए। 1 2 3 2 3 1। नहीं वो ऐसा नहीं। तो y का देखो एक जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ स्टेप लैडर मेथड से, ये मेथड से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अगर चारों वर्टेक्स नोन है तो। या कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे ट्रायंगल देखते हैं, पहले ट्रायंगल के लिए समझा देता हूँ, फिर क्वाड्रिलेटरल समझ जाओगे खुद से। ए बी और सी हो गया, लेट्स से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। ठीक है, तो व्हाट स्टेप लैडर पैटर्न डज इज कि वो हमें एक फॉर्मूला देता है। कैसा फॉर्मूला देता है देखते हैं। व्हाट आई विल डू इज कि मैं सारे चीजों को, सारे कोऑर्डिनेट्स को एक सीरियल ऑर्डर में लिख लूंगा। ये चीज आप माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो बस पहली बार बता रहा हूँ, इसके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो पहला कोऑर्डिनेट है ना उसको वापस से आप लास्ट में लिखोगे, किसी भी सीक्वेंस में लिख लो, मतलब एक तरफ से बढ़ना है। यू कैन नॉट ब्रेक द साइकिल। ठीक है, अभी समझाता हूँ कि ब्रेक द साइकिल का क्या मतलब है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हाफ लगा लो। नाउ एरिया विल बी दिस माइनस दिस, मतलब लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो ऐड करना है, राइट से लेफ्ट जब आओगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में अलग है। डिटर्मिनेंट नहीं बोल सकते, मतलब अभी ऐसा मतलब उसमें अलग तरीके से माइनस करेंगे ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से देखना, x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू x2 प्लस लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो ऐड करना है x2 इंटू y3 माइनस y2 इंटू x3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3 इंटू x1। यही फॉर्मूला बोल रहे थे ना आप लोग थोड़ी देर पहले? हाँ सिंपलीफाई किया तो वही आएगा जो हमने याद किया था।
हाँ जो याद किया था वही आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तो चीज हो गई, चलो ठीक है, स्टेप लैडर पैटर्न, बट ये हमें और भी हेल्पफुल होती है। जैसे अगर मुझे किसी क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मूला निकालना है एंड सारे वर्टेक्स नोन है मुझे, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, तो x1 y1 x2 y2। और इस मेथड में एडवांटेज ये रहता है कि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे अब मैं क्या करूंगा, x1 y1, हाँ तो देखो ब्रेक द साइकिल से मेरा मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि x1 y1 के बाद सीधे x3 y3 लिख लो, एक सीक्वेंस में चलोगे एक तरफ से, तभी फॉर्मूला सही आएगा, एल्स माइनस प्लस का डिफरेंस आ जाएगा, कैलकुलेशन में भी डिफरेंस आ जाएगा, x4 y4 और लास्ट में वापस से x1 y1। और मैंने बोला कि ये चीज़ आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, तो दैट नो नीड टू राइट द फॉर्मूला ऑलवेज। तो यहाँ पे आप समझ गए ना क्या करना है अभी, x1 इंटू वाई टू, x2 इंटू वाई थ्री, x3 इंटू वाई फोर, ये सबको ऐड कर लो और बाकी सबको सब्सट्रैक्ट कर लो, तो टोटल 8 टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब लेफ्ट से राइट डायगोनली सब ऐड होंगे और राइट से लेफ्ट वाले में सब सब्सट्रैक्ट होंगे। ओके, तो इसी को बोलते हैं स्टेप लैडर मेथड, किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो जब नॉर्मली आपको क्वेश्चन देगा, क्या ये आप एक और एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ श्योर। देखो x1 इंटू, पहले क्या करना है, आपको सारे कोऑर्डिनेट्स नोन होंगे, यू हैव टू राइट इट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, जैसे ए बी सी डी जाओ या ए डी सी बी जाओ, दैट इज अप टू यू, बट एक सीक्वेंस में बढ़ो, तो ए बी सी डी, और वापस से जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा है ना उसको वापस से राइट इट डाउन। फिर ऐसे दो लाइन बनाओ, लाइन इज जस्ट टू, दैट इज, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेसिकली। फिर आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट से राइट आना है, तो हाफ लिखो, उसके बाद ये मॉड है बेसिकली, क्योंकि एरिया इज पॉजिटिव, तो कैलकुलेशन में अगर नेगेटिव भी आ गया तो भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट फेच होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक मॉड लगाऊंगा, उसके बाद x1 इंटू वाई टू, x2 इंटू वाई थ्री प्लस साइन के साथ, जितने भी लेफ्ट से राइट आ रहे हो ना सब पे प्लस साइन रहेगा, प्लस x3 इंटू वाई फोर। हाफ के बाद हमने मॉड बनाया है क्या? हाँ मॉड बनाया है, लास्ट वाले में भी बनाया था। हाँ प्लस एरिया पॉजिटिव होता है इसलिए। x3 इंटू वाई फोर, उस वाले फॉर्मूले में भी जो आप लोगों ने पढ़ा था 10th में, वो भी मॉड में ही था, वहीं पे मॉड आप लोगों ने पहली बार पढ़ा था। और x4 इंटू वाई वन, ये सब कुछ पॉजिटिव साइन के साथ, फिर एक नेगेटिव साइन के साथ भी करोगे, उल्टा वाला, y1 इंटू x2। अब चाहो तो सबको अलग अलग माइनस साइन लेकर के लिख लो, वो आपके ऊपर है, y2 इंटू x3। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ अभी, y3 इंटू x4 समझ गया सर, थैंक यू। एंड y4 इंटू, डिटरमिनेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, अभी डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाया है तो छोड़ दो, मतलब ये भी फिजिक्स एक में तरह, थोड़ा सा पढ़ा है। मतलब डिटर्मिनेंट चैप्टर जब पढ़ लेंगे तब तो बहुत सारे फॉर्मूले इजी हो Okay. जाते हैं, लेकिन अभी उसको मैं पढ़ाऊंगा, वो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स अच्छे से पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं, स्टेप लैडर पैटर्न होता है, ये पेंटागन के लिए भी कर सकते हो, हेक्सागन के लिए भी कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हाउ टू फाइंड द एरिया, तो दिस मेथड इज ऑलवेज देयर विथ यू। और ये ऐसी चीज है जो भूलती नहीं है, मतलब ये हमेशा याद रहता है। तो ये था एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल निकालने का वे। अब करना क्या, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन इज, लेट्स से आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ए इज 1, मतलब एक क्वाड्रिलैटरल है, यू हैव टू फाइंड द एरिया। सेवन कॉमा 21, वो 12 है क्या सी का? हाँ 12,2, 12,2, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD।
कैलकुलेशन मिस्टेक है आदित्य। सही है श्रीकांत, सॉरी शंकर, राइट ओम। अदिति निगेटिव तो सबसे पहले नहीं आएगा, सेकेंडली कैलकुलेशन मिस्टेक है और एक हाफ भूल गए हो आप। यशस कैलकुलेशन मिस्टेक, अमित नहीं गलत है बेटा। अनाली गलत है, अमित अभी भी गलत है। Yes Om, that is applicable if you know all the points. Calculation mistake, मोहित आदित्य दोनों। प्रणव सही है, दिव्यांश सही है। सही है तन्मय। राइट आंसर इज, बताऊं, 132। अब तो बता दिया, अब तो बता दिया, मैच कर लो। राइट आना, देखो इतना डिफिकल्ट है नहीं, क्या करना है, वापस से यहीं पे एक ए लिख लो, 1,1 हो गया, आपका लैडर कंप्लीट हो गया, 132 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हाफ इंटू 1 इंटू -3 7 इंटू 2 प्लस 14, सारे प्लस वाले टर्म्स पहले लिख रहा हूँ। 12 इंटू 21 कितना आ जाएगा, 240, 252 और 7 इंटू 1 प्लस 7, सारे प्लस वाले लिख लिए एक साथ। फिर माइनस वाला करते हैं, -7 -36 इंटू माइनस तो +36, फिर 2 इंटू 7 -14 और फिर 21 इंटू 1 -21। अब सबको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा 264 सिंप्लीफाई करने के बाद, तो हाफ इंटू 264 विल बी 132। सर वो एंडिंग में ए वापस नहीं लिखा था तो इसलिए मिस्टेक हुई। हाँ, ए वापस नहीं लिखोगे, यही तो मैंने बोला सबसे पहले कि हाँ सर, पहला पॉइंट जो है, जो भी आप पहला पॉइंट ले रहे हो, दैट शुड बी योर लास्ट पॉइंट एज वेल। x1 y1 वापस से लिखना है आपको, फिर हो जाएगा। ओके ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मेरे पास ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया हमने, सेंट्रॉइड पढ़ लिया और सर्कम सेंटर पढ़ लिया। तो बहुत स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने पढ़ा था तो आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी, मतलब सील में, अभी इस साल के शुरुआत में, मतलब लास्ट ईयर जो आप लोगों ने एडमिशन लिया था, बट शायद नहीं याद हो, तो मैं वापस से बता देता हूँ कि जो ऑर्थो सेंटर होता है, जो सेंट्रॉइड होता है और जो सर्कम सेंटर होता है, तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर। ऑर्थो सेंटर, हाँ ऑयलर्स लाइन रहती है ना सर कुछ। हाँ, ऑर्थो सेंटर पढ़ाया गया ना, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर। यूलर्स लाइन पे बोलते हैं उसको। हाँ, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर। हिमांशु सर ने बताया था। हाँ, वही ज्योमेट्री हिमांशु सर ही पढ़ाते हैं यूजुअली। अब वो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट ही होता है, क्योंकि कुछ बेसिक्स ज्योमेट्री के रिक्वायर्ड होते हैं आपके इसमें KVPY और उसमें क्या कहते हैं RMO वाले लेक्चर्स में। तो वहाँ पे HM सर ही क्लास लेते हैं वो सारे टॉपिक्स की, तो मोस्टली वो बताते हैं स्टार्टिंग में। तो ये जो होता है, ये आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, मैं यूलर बोलता हूँ, तो यूलर्स लाइन, ठीक है। तो these 3 points lie on the same line. Also centroid जो होता है ना, वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। Like if you have an ortho center here, centroid है और circum center है, तो what centroid does is कि ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसी लाइन को यूलर्स लाइन बोलते हैं। ये तीनों कोलिनियर होते हैं और 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, और जो लिखा है बस वैसा ही लिखना, ठीक है। नहीं तो H और G में ही होगा ना हमेशा। हाँ, H और G में ही 2:1 का रेशियो होता है।
ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब सेंट्रोइड डिवाइड्स एच एंड ओ इन रेशियो 2:1. सेंट्रोइड डिवाइड्स in ratio 2:1. तो you have to remember this. ठीक है, इसको याद करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाती हैं, उससे बेटर है कि यही याद कर लो जो मैंने लिखा है. इतनी सी चीज़ अगर दिमाग में रहेगी तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं. कई बार क्या होता है ना कि हमें ऑर्थो सेंटर नहीं पता होता, बट सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर हम निकाल सकते हैं. तो ऑर्थो सेंटर हम डिटरमाइन कर सकते हैं वहाँ से. वाइस वर्सा, अगर आपको सेंट्रोइड डिटरमाइन हो गया और आपको ऑर्थो सेंटर पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो सर्कम सेंटर भी निकाल सकते हो. तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और बाकी जो भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज मैंने बताई हुई हैं आप लोगों को कि इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है. ऑल दीज थिंग्स विल बी यूज्ड इन योर क्वेश्चंस. ओके, तो सर ये सारे ट्रायंगल्स के लिए? ये सारे ट्रायंगल्स के, हाँ, ये दिस इज फॉर एवरी ट्रायंगल. कुछ ट्रायंगल में जहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट हो जाते हैं, राइट? यस. हाँ सर. हाँ, तो बस इस तरह से समझो. और ऑर्थो सेंटर का मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि एच इज ऑर्थो सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर उसके लिए कहाँ पे लाई करता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए? उसका हाइपोटेन्यूज नहीं, सॉरी, पॉइंट पे राइट करता है, बी पॉइंट पे लाई करता है 90 डिग्री वाले. और ऑर्थो और सर्कम सेंटर कहाँ पे लाई करता है? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है. और सेंट्रोइड तो हमेशा ट्रायंगल के बीच में होता है. तो वैसे भी याद कर सकते हो कि ये लाइन वैसे भी दिमाग में रह सकती है कि ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. इसलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ही था बेसिकली, कि यहाँ पे होता है ऑर्थो सेंटर, यहाँ होता है सेंट्रोइड तो बीच में होता ही है. तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ये. तो राइट एंगल ट्रायंगल से भी रिमेंबर मतलब याद रख सकते हो, यू कैन रिमेंबर. नेक्स्ट, सर वो आपने बताया क्या क्लास के स्टार्टिंग में कि रेशियो एक्सटर्नली के लिए नेगेटिव क्यों होता है? एक्स सेंटर का? नहीं सर, वो सेक्शन फॉर्मूला का पूछा था ना आपने. अच्छा नहीं, हाँ मैंने नहीं बताया. बताओ क्यों नेगेटिव आता है, किसी ने सोचा? उस दिन डिस्कस हो गया था ना वो शायद बाद में. सर वो आपने एक्सप्लेन किया था ना कि हम लोग हाँ, उसको एक्सटर्नली लेने की जगह लाइन में जो बीच में जो बनेगा उससे अगर हम सेक्शन फॉर्मूला करें और फिर उससे करें तो आ जाएगा नेगेटिव. हाँ मैंने बताया था बाद में, मुझे याद आ रहा है. ठीक है, आप लोगों को वो डीबीपी सबको मिल गई थी, राइट? नहीं मिली थी, मैंने ग्रुप पे फॉरवर्ड तो की है. हाँ सर. सर वो 1 to 44 वाला ना? हाँ वो तो क्वेश्चंस था. अपार्ट फ्रॉम दैट एक हाँ मैंने सर, और डीपीपी आपने भेजी थी. डीपीपी भी शेयर करी थी, आपने कहा था उससे अभी नहीं करना है, बाद में. हाँ, तो अभी यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया, यहाँ तक आप वो जो स्ट्रेट लाइन 1 of 4 करके था ना, तो स्ट्रेट लाइन 1 of 4 में से आप पूरा कर सकते हो. अभी 84 क्वेश्चंस हैं, यू कैन कंप्लीट. और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम टेकिंग है, ये हो जाएंगे. प्लस यू हैव टू सॉल्व DPP1 प्लस DPP1. दिस विल बी दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे, और आज है ट्यूसडे, तो सबमिटेड बाय. नेक्स्ट क्लास मेरी कब है, मेरा लेक्चर कब है? आज वेंसडे है. मेरा लेक्चर नेक्स्ट सैटरडे है, राइट? हाँ यस सर. तो सैटरडे से पहले, मतलब सैटरडे बिफोर क्लास, यू हैव टू सबमिट इट. सेम ग्रुप पे जिस पे आप फॉरवर्ड करते थे अभी तक होमवर्क, सेम ग्रुप पे आप फॉरवर्ड करोगे. 84 क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 of 44 प्लस DPP वाले. उससे मैं वापस से DPP तो ये शेयर कर दूंगा, DPP1. ओके सर. हाँ सार्थक. सर लेकिन मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मतलब किसी जून बैच के मैथ्स होमवर्क ग्रुप में हूँ, तो फिर मैं किस में फॉरवर्ड करूँ? जून बैच के मैथ्स होमवर्क ग्रुप में हो आप? हाँ. तो जून बैच के मैथ्स होमवर्क ग्रुप में मैं ऐड हो जाता हूँ, उसी पे फॉरवर्ड कर देना. ठीक है सर. ठीक है सर, ये DPP1 पूरा करना. हाँ, DPP1 पूरा करना है, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे. DPP1 में टाइम लगेगा, DPP1 में अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो दैट विल टेक 1.5 hours. मतलब 20 क्वेश्चन करने में आपको 1.5 hours से ज़्यादा लगेंगे. स्ट्रेट वो 84 क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगेगा.
पहला वाला वो ओरल क्वेश्चन है बेसिकली, बहुत इजी से। ओके अब मैं एक्चुअली में चैप्टर पे मूव कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। सर वो 84 है, वो 44 इंक्लूडेड है ना? हाँ 80 वो 1 to 44 दिया था ना, हाँ। उसके आगे टोटल 84 क्वेश्चंस हैं उसमें, तो पूरे कम हैं वो अभी। ओके नाउ बेसिकली कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लाइन? लाइन होता क्या है? A collection of all points in a collection of collection. infinite collinear points. इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट्स। डेफिनेशन में लाइन है तो जरूरी है कि वो पॉइंट हो? लाइक इज नहीं। इट अ कंपल्शन? जैसे मान लो मैंने एक मोटा वायर बोल दिया, एक वायर जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गया लेट्स से, तो कैन ऑप्टिकल फाइबर बी कंसिडर्ड एज अ लाइन? वो 3D होता है। वो 3D हो गया, हाँ। लाइन की ब्रेथ और विड्थ नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है। यूलर के हिसाब से। राइट लाइन की विड्थ नहीं होती है, ठीक है, बट लेंथ होती है, लेंथ होती है बस। बट इफ वी आर मूविंग लेट्स से बहुत दूर, एक बहुत मतलब अपने रेफरेंस पॉइंट से फिर मतलब डायमेंशन बताना मुश्किल है उसका, फिर डायमेंशन बताना उसका मुश्किल हो जाएगा, तो कैन दैट बी कंसिडर्ड एज अ लाइन इन दैट केस? यस। Aditi, you understood my question? Like I was discussing optical fiber, तो आपने बोला कि उसका कुछ डायमेंशन नहीं, मतलब विड्थ नहीं होती, तो ठीक है, अग्रीड, विड्थ नहीं होती। बट इफ मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज करके, पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करके, इफ आई एम मूविंग वेरी 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 फार अवे सच दैट आई कैन नॉट क्लियरली सी द डायमेंशन, बस मुझे एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो कैन नाउ दिस बी कंसिडर्ड एज अ लाइन? हाँ सर। एवरीवन? आई गेस हाँ। हाँ हो सकता है, ठीक है। तो सर लाइन, वापस बोलो ना। देखो पॉइंट इज कि देखो लाइन क्या होती है, आपने अभी तक जो पढ़ा है, लाइन इज समथिंग लाइक दिस, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। उसका कोई विड्थ नहीं होता, उसका कोई हाइट नहीं होती, बस उसकी लेंथ होती है, राइट? तो बट दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि अगर मैंने किसी जैसे कोई वायर है, अगर आप वायर को बहुत दूर से देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन में है एंड बहुत दूर से देख रहे हो, तो यू कैन कंसिडर इट एज अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि वो आपको बहुत दूर से देखने पे यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द डायमेंशन, कि उसका विड्थ है कि नहीं है, उसकी हाइट है कि नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट। सो उस सिचुएशन में वी कैन से दैट वायर इज एक्टिंग एज अ लाइन, ये बोल रहा था मैं। यस सर, हाँ समझा। ठीक है, तो हाँ अदिति आप कुछ बोल रहे थे बट नहीं बोल रहे थे, ओके। तो मतलब दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम कहाँ से देख रहे हैं। एनीथिंग, मतलब मेनी थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ लाइन। अगर आप इस साइड से देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी अ सर्कल एज वेल। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? अगर आप इस साइड से देखोगे बहुत दूर जाकर के, तो यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन एज सर्कल, बट दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ठीक है, बुकिश डेफिनेशन इज करेक्ट कि कोई वेट नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है, कोई हाइट नहीं होती है। बट दैट जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, जैसे हमने बचपन में पढ़ा सनराइजेस इन द ईस्ट, बट बड़े होने पे पता चला कि सन तो राइज होता ही नहीं, सन तो वही है, हम मूव कर रहे हैं, इट इज अस हु आर मूविंग। तो सेम इज विद दिस डेफिनेशन, कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो रियलिटी चेंज हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आपने 3 डायमेंशन नहीं पढ़ा था, और नाउ यू विल स्टडी ऑल दोस थिंग्स। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि 3D लाइन भी होती है, और बहुत तरह से लाइन मूव कर सकती है। जैसे अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इट इज़ वेरी इजी, कि एक लाइन होगी, एक उसका इंक्लिनेशन होगा, आप इक्वेशन निकाल दोगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थिंग्स विल बी वेरी इजी, बट व्हेन यू विल बी मूविंग टू 3D, तो जो विजुअलाइजेशन चाहिए उसके लिए यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। मतलब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज यू विल हैव अ बेटर पिक्चर व्हाइल आई विल बी टीचिंग 3D ज्योमेट्री। तो लाइन कैन बी एनीथिंग, ठीक है, लाइन कैन बी एनीथिंग। आई एम नॉट चेंजिंग द डेफिनेशन, ऑब्वियसली उसका वेट नहीं होता है। अगर हम बहुत दूर मूव करेंगे तो भी मेरा बेसिक चीज़ वही है कि आई शुड नॉट बी एबल टू सी द विड्थ, तभी मैं उसको लाइन कंसिडर कर सकता हूँ। डेफिनेशन इज नॉट चेंजिंग बट माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज चेंजिंग, ठीक है। तो
अभी जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन? एनीवन? सर वो एक्स एक्सिस से कितना टिल्टेड है. राइट, एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है. तो कौन से एक्स एक्सिस है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. राइट. तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज कि द एंगल मेड बाय द लाइन, angle made by the line with the positive direction of x axis. Angle made by the line with positive x axis अच्छा देखो, इंक्लिनेशन सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? कि एक्स एक्सिस से लाइन कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दैट इज इंक्लिनेशन. राइट. एम आई ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मेरे पास मैसेज आया कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो दैट Yes, इज sir. बीच में अभी आवाज बीच कट हो गई. में. ओके. हाँ, तो आई वाज सेइंग कि इंक्लिनेशन क्या होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. तो जैसे अगर लाइन ऐसे मूव कर रही है, सॉरी ये थोड़ा उल्टी सी लाइन हो गई, टेढ़ी सी, लेट मी रीड्रॉ इट. तो ये जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, ये वाला एंगल नहीं, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज थीटा, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन? tan theta. tan theta. मतलब उसी इंक्लिनेशन का tan अगर ले लेंगे, tangent ऑफ दैट इंक्लिनेशन, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ अ लाइन मिल जाएगा. तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज tangent ऑफ इंक्लिनेशन. अच्छा, ये सारे पॉइंट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों लिखवा रहा हूँ? उसका रीजन ये है कि जब आप असर्शन या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस देखते हो, तो वहां पे दीज थिंग्स माइट बी यूजफुल, दीज टर्म्स माइट बी यूज्ड, एंड फिर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ सको कि क्या कहना चाह रहा है. तो दैट इज वाई, अगर एक बार दिमाग में रहेगा तो फिर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. तो स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, एंड m इज इक्वल्स टू, जो भी मैंने बोला ना कि थीटा का tan, tangent, तो थीटा का tan ले लो, tan ऑफ द थीटा, tan ऑफ द इंक्लिनेशन. अब अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो ऑब्वियसली m इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. इफ थीटा इज इक्वल्स टू π/2 हो गया तो m इज इक्वल्स टू Not defined. हो जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं कि लाइक आपको अगर m नॉट डिफाइंड है तो उसका मतलब हो गया कि थीटा π/2 दिया हुआ है. अगर थीटा एक्यूट एंगल रहेगा तो m जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, Positive. और m नेगेटिव का मतलब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया. और ये सारी चीज़ें बहुत एविडेंट हैं क्योंकि हम tan ले रहे हैं, तो tan में अगर ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं, एंड वंस वी रीच इन सेकंड क्वाड्रेंट तो यू गाइस नो दैट tan वहाँ पे नेगेटिव Tan होता है. is negative. तो ये सारी चीज़ें बहुत पता है आप लोगों को, बस जिसको नहीं पता था, मतलब या जिसको नहीं स्ट्राइक कर रहा था उसके लिए, कि जब भी कुछ ऐसा गिवन होगा तो आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो कि लाइन का स्लोप कहाँ पे बन रहा है. आपको एक बेसिक आइडिया बन जाएगा, मिल जाएगा कि लाइन कहाँ से जा रही होगी या क्या स्लोप होगा, कितना इंक्लिनेशन होगा लाइन का. यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट. अगर पॉजिटिव है तो मतलब कि लाइन इज मूविंग समथिंग इन दिस डायरेक्शन क्योंकि ये एंगल बन रहा है. अगर नेगेटिव है तो लाइन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यू विल गेट दैट आइडिया. अगर 90 है तो मतलब एकदम स्ट्रेट हो गया. ठीक है, अगर 0 है तो मतलब लाइन इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से. यहाँ का मतलब हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहाँ का मतलब हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो डिफरेंट. ठीक है, अब किसी भी स्लोप को निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए. टू फाइंड द स्लोप आई शुड नो 2 पॉइंट्स. तो लेट्स से मेरे पास 2 पॉइंट है A एंड B,
x1 comma y1 and x2 comma y2, तो स्लोप क्या होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. राइट, y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो ये आपको पता होना चाहिए, पता है बेसिकली स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है, ठीक है? तो y2 डेल्टा y बाई डेल्टा x, आप y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। बस ऊपर अगर y1 पहले लिया है तो नीचे भी y1 x1 ही पहले लेना, एल्स एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट? तो एक स्लोप बताओ। ए पॉइंट है 5,6, बी पॉइंट है 6,5, स्लोप ऑफ लाइन बताओ। फिर -1 माइनस इंक्लिनेशन -1 सर Incline. 45 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री, हाँ अच्छा ठीक है? तो 135 डिग्री हाँ, तो स्लोप आएगा y2 माइनस y1 कर लो तो 6 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 6, तो -1 आ गया। एंड सिंस एंगल इज -1 तो tan क्या हो जाएगा? 135 डिग्री ऑब्ट्यूज रहेगा एंगल। ओके, और एंगल बिटवीन टू लाइंस, नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज में पढ़ रखा है, मतलब स्कूल वाले लेक्चर्स में पढ़ रखा है। लेट्स से मुझे इस लाइन का भी स्लोप नोन है थीटा, इस लाइन का स्लोप नोन है अल्फा, और आपको निकालना है ये एंगल बिटवीन टू लाइंस अल्फा माइनस थीटा। तो हाउ कैन वी डिटरमाइन दिस? सर वो सर कुछ तो tan की फॉर्मूला प्रॉपर्टी लगा देंगे, tan अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan थीटा। राइट, वेरी गुड। लेट्स से लाइन L1 का स्लोप m1 था, लाइन L2 का स्लोप m2 था, तो m1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये लाइन m1 है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू tan अल्फा, एंड m2 इज इक्वल्स टू ये वाली लाइन है tan थीटा, राइट? स्लोप का tan थीटा एंगल का इंक्लिनेशन का टैंजेंट होता है, तो लिख दिया वो। नाउ अगर मैं tan अल्फा माइनस थीटा लगाऊंगा, ठीक है, बेसिकली tan एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना है मुझे, तो एंगल बिटवीन टू लाइन के लिए मैंने क्या किया? tan ले लिया इस एंगल का, तो tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा अप्लाई किया, एंड आई विल बी गेटिंग tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट, बिकॉज आपको m1 भी पता था, आपको m2 भी पता था। एंगल देने का मतलब है कि आपको m1 m2 पता है, स्लोप पता है, राइट? तो वंस यू हैव दैट, तो tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हो? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड में। तो ये मेरे पास बेसिकली tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा, और आपको एंगल निकालना था तो इसी चीज का tan इनवर्स ले लो, राइट? अल्फा माइनस थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ दिस। समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। यस। तो बस इतना सही है, फॉर्मूला याद रख लो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये m2 माइनस m1 भी कर सकते हो, चलेगा। थीटा माइनस अल्फा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली एंगल निकालना है आपको, मतलब थीटा माइनस अल्फा नहीं कर सकते हो, अल्फा माइनस थीटा ही रहेगा, यू विल गेट द एंगल। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे कि लाइक व्हाई एम आई यूजिंग मॉड हियर? सर क्योंकि हम दो लाइन के बीच में दो एंगल्स बनते हैं, तो हम Very good. एक्यूट एंगल में लेंगे। राइट, वेरी गुड आदित्य। देखो, जब भी मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस बोलता हूँ ना, हाँ, जब भी मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस लेता हूँ, जैसे मान लो नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, जैसे लेट्स से आई हैव टू लाइंस, ठीक है, तो इसमें दो एंगल होते हैं, एक ये वाला एंगल होता है और एक ये वाला एंगल होता है, राइट? तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, तो दो ही तरह के एंगल्स होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हो जाते हैं ना, तो दो तरह के एंगल्स होते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि हमें कौन सा एंगल कंसिडर करना है? हमें एक्यूट एंगल कंसिडर करना है, हमें छोटा वाला एंगल निकालना है बेसिकली। तो दैट इज व्हाई हम मॉड ले लेते हैं सबसे पहली चीज, और प्लस मॉड लेने का ये सिग्निफिकेंस है कि अगर आप मॉड हटाओगे तो यू विल बी गेटिंग
एक प्लस वाला एंगल, एक माइनस वाला एंगल, दोनों एंगल आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। कैसे कवर हो जाएगा? जैसे मान लो दिस एंगल इज लेट्स से 45 डिग्री, तो नेक्स्ट राइट 180 माइनस 45 डिग्री नेक्स्ट वाला एंगल हो जाएगा। तो बेसिकली ये 45 डिग्री आ रहा है, तो नेक्स्ट एंगल विल बी नेगेटिव साइन के साथ, एक तो प्लस और माइनस 45 डिग्री मिलेगा, राइट। माइनस 45 डिग्री का मतलब आप लोग सब लोग समझते हो क्या होता है? हाँ तो बस उसी रीजन की वजह से हम एक मॉड लगाते हैं, एंड वो मॉड क्या करता है, दोनों चीज़ों को काउंटर कर लेता है और हमें पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, मतलब बेसिकली एक एंगल मिल जाता है। दूसरा एंगल डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाई माइनस जो भी दूसरा एंगल आ रहा है निकाल सकते हो, मतलब पाई माइनस थीटा कर सकते हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो अगर एक एंगल आपको पता चल गया एक्यूट एंगल, तो दूसरा एंगल अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आप 180 माइनस थीटा कर सकते हो ना। तो 180 माइनस इसमें -45 नहीं आता है ना? -45 नहीं आएगा, बेसिकली 180 माइनस 45 आएगा, सॉरी। हाँ, तो वही पॉइंट था कि इफ यू आर गेटिंग द एक्यूट एंगल, तो दूसरा एंगल आप ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर सकते हो 180 माइनस थीटा करके, 180 माइनस दिस एंगल बेसिकली। ठीक है, तो निकालो फिर, एक क्वेश्चन करो। एक दो लाइन्स हैं, उनका स्लोप 2 और 3 है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द एंगल between two lines with slopes 2 and 3. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। Sure. सर tan इनवर्स 1/7। हाँ सही है, tan इनवर्स 1/7। थैंक यू सर, हो गया। लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, एंगल, मैंने ये नहीं पूछा था कि एक्यूट एंगल निकालो। तो दोनों आंसर्स लिखने हैं आपको। हाँ सर। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/7 और दूसरा आएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1/7। एंगल बिटवीन टू लाइंस से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वो क्या, वो बस tan अल्फा माइनस थीटा किया था ना? हाँ बस उतना ही कहता हूँ, और उसके बाद tan अल्फा को m1 रिप्लेस कर दिया, tan थीटा को m2, फॉर्मूला आ गया। ओके सर, ठीक। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन दिया है। हाँ सर, तो वैसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा क्या कि अक्यूट एंगल फाइंड करना है? हाँ मेंशन करेगा तभी तो, नहीं तो फिर तो दोनों एंगल हो गया ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपको कैसे पता कौन सा पूछा है? या तो फिर ऑप्शन में एक ही एंगल हो, तो जो रिक्वायर्ड होगा वो मार्क कर देना, एल्स दोनों एंगल्स निकालने पड़ेंगे ना। कई बार ये पॉइंट बच्चे गलत कर देते हैं, मतलब वैसे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट आता है और एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना होता है। आपने एक एंगल निकाला, एक टिक कर दिया, दूसरा एंगल भी ऑप्शन में था, आपने कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि वो आया नहीं। दूसरा ऐसे पाई माइनस करके लिखा रहता है या फिर कैलकुलेट करके लिखा रहता है, तो आप वो स्किप हो जाता है, फिर तो वहां पे ध्यान देना। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया अभी तक जो मैंने बताया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस या उसके पहले पैरेललोग्राम और एक्स सेंटर एक्स सर्कल? ओके, इसको सिंपलीफाई। इसने चैट में आर्क टैन, वो टैन इनवर्स को लिखने का वे होता है। हाँ अच्छा। तो यहाँ से आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, ओम उससे फर्क नहीं पड़ता कि 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, आप कुछ भी लिख लो, क्योंकि मॉड लगा है तो वैल्यू तो पॉजिटिव एज होगी ना। तो यहाँ से आ जाएगा -1/7 या 1/7। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/7, और फाइनली क्या कहते हैं, दूसरा एंगल, ये एक्यूट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज वाले के लिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस
tan इनवर्स 1/7, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज 3 पॉइंट्स दिए हैं, A is 2, -1, B is 2, 3 and C is -2, -4। आंसर टाइप करना, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड BC। फाइंड एंगल बिटवीन AB एंड BC। तो C का y कोऑर्डिनेट -4 है क्या? -2, -4, हाँ। शंकर ओम क्या निकाला आप लोगों ने? दोनों का गलत आ रहा है। -2, अच्छा 2, -1 दिया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, हो सकता है सही हो फिर। राइट, सही होगा फिर। हाँ वो गलती हो गई मुझसे, ये भी वर्टिकल हो गया, मैंने देखा अभी पॉइंट देते वक्त। सही है, सबका सही आ रहा है। Raise your hand if in case you do not know how to solve this question. Anyone? पूछ लो बेटा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि डरने वाली जरूरत है या ऐसा कुछ, मैं डांटता नहीं हूँ। ओके, और कोई? नहीं, ठीक है आदित्य। देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो AB और BC लाइन निकालनी पड़ेगी। तो लाइन निकालने से बेटर ये है ना कि मैं क्या करूँ, मैं AB लाइन का स्लोप निकाल लूँ। अगर मुझे स्लोप मिल गया और BC लाइन का भी स्लोप मिल गया तो फिर तो क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा पिछले वाले में था। हाँ। तो AB लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बताया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यस सर, नॉट डिफाइंड आ रहा है। नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो AB लाइन का स्लोप आ गया π/2। सिमिलरली BC लाइन का स्लोप निकालो, मतलब सर स्लोप π/2, स्लोप नॉट डिफाइंड आ रहा है, थीटा π/2 आ रहा है। थीटा π/2 आ रहा है। इसका भी निकालो तो कितना आ जाएगा? 7/4 tan 7/4 tan इनवर्स। तो वंस यू हैव दैट, तो फिर आप क्या करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? यहाँ से डायरेक्टली π/2 माइनस कर सकते हैं और ग्राफ पर भी बना के कर सकते हैं एंगल राइट, डायरेक्टली कर दो। π/2 -
tan इनवर्स 7/4, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 7/, डायरेक्टली कैसे? देखो एक 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, एक कुछ ऐसा इंक्लाइंड होगा, तो π/2 में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो बीच वाला एंगल मिल जाएगा ना। सर ऑब्ट्यूस निकालना होगा तो? ऑब्ट्यूस निकालना होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या करोगे? इसमें बड़े वाले से माइनस π/2 माइनस, इसमें से भी पाई माइनस कर देना, वही। ठीक है। ओके सर। सर वो ऑब्ट्यूस है वो कैसे समझेगा? वो ऑब्ट्यूस है वो कैसे समझेगा? देखो ये जो भी एंगल रहेगा ना छोटा वाला, ये जो निकाल, अच्छा ये कैसे आएगा कि आपको समझ में आएगा कि ये छोटा है? देखो ये एक्यूट है, दिख रहा है? यस सर। हाँ ये एक्यूट है, ये 90 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो एक्यूट ही आएगा ना। हाँ सर। सर वो नहीं, मतलब tan इनवर्स 7/4 अक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, वो कैसे समझेगा? tan इनवर्स में कैलकुलेट कर सकते हो। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का मैंने भी लिखवाया था ना यहाँ पे। ये देखो कि अगर एक्यूट आता है तो m पॉजिटिव आता है, अच्छा हाँ सर ठीक है। ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो क्वेश्चन सबको समझ गया बराबर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ठीक है, मेरे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर गिवन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A is given as 3,0 and B is given as 5,2. You have to find B dash. You have to find B dash. उसके कोऑर्डिनेट्स h, k ले लो। उसके बाद आपको नोन है कि एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल बिटवीन देम इज 15 डिग्री, ये 15 डिग्री गिवन है। तो यू हैव टू फाइंड, क्या कहते हैं, दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो फाइंड स्लोप ऑफ AB डैश, एंड सेकेंडली यू हैव टू, और आपको गिवन है AB इज इक्वल्स टू AB डैश, ये भी गिवन है आपको AB इज इक्वल्स टू AB डैश। तो फाइंड सबसे पहली चीज स्लोप ऑफ AB डैश, सेकेंडली यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, h, k डिटरमाइन करना है आपको बेसिकली। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में कुछ ऐसा, 3,0 है ना? हाँ A 3,0 है एंड B इज 5,2। उसके बाद फिर आपको इस तरह का दिया कि एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस AB डैश एंड AB इज 15 डिग्री, ऑल्सो B डैश, AB is equals to AB dash given है आपको, मतलब this distance is equals to this distance. Then you have to identify coordinates of B and slope of AB dash. आदित्य 1/r आएगा या डायरेक्ट आएगा? क्या चीज सर? 1 करके नहीं आएगा, आपने जो आंसर लिखा उसका रेसिप्रोकल आएगा। हाँ सॉरी सर, हाँ हाँ। वही रेसिप्रोकल है। राइट आदित्य। हाँ सही है आदित्य। कितने आदित्य हैं इस बैच में? सर 2 हैं। दो है। आदित्य जिंदल और आदित्य पी। बेटा पी से क्या इनिशियल, पी से क्या इनिशियल से बेटा? प्रभाकर। प्रभाकर, ओके।
3 तो दिख रहे हैं यहाँ पे, एक आदित्य नेगी भी दिख रहा है मुझे। कल से सरनेम डाल देंगे सर। ठीक है। नहीं, अब मुझे आइडिया हो गया, प्रभाकर, नेगी एंड जिंदल। राइट, किसने आंसर किया ये, नाम नहीं आ रहा पूरा। वंश। एक काम किया करो ना, पहले अपना नाम लिखा करो, उसके बाद आईडी लिखा करो। जब चैट सेक्शन में लिखोगे तो पहले नाम आएगा, फिर ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो वो छुप जाता है, वो सिर्फ आईडी आती है। सही है वंश। राइट शाक्यदीप। But h in k can be anywhere, right? But ab is equals to ab dash भी तो given है ना, तो distance should be equal to h in k will be specific. Right शंकर, सही आंसर है। समझ में आया हो? यस सर, वो देखा नहीं। ऐसा आ रहा है क्या तन्मय? राइट अदिति, सही है। तन्मय कुछ गलत है बेटा। √3 तो सही है, मतलब उसके बाद वाला पॉइंट्स बता रहा हूँ। अदिति, और वाला रिजल्ट कैसे फेच हुआ? तो एच के 2 वैल्यूज आ रहे थे, तो सब्स्टिट्यूट करके के भी 2 वैल्यूज आ गए। एच की 2 वैल्यूज कैसे आ रही हैं? अच्छा, एक मिनट। 15 डिग्री गिवन है ना, एच स्पेसिफिक आएगा, चेक करो। हाँ सर। अच्छा, सबका पहला पॉइंट तो हो गया होगा, पहला वाला स्लोप कैसे डिटरमाइन करेंगे? एनीवन? मतलब जिन्होंने आंसर किया वो नहीं, जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। हाउ विल वी डिटरमाइन द स्लोप MAB डैश? क्या क्या रिक्वायरमेंट है AB डैश का स्लोप निकालने के लिए? स्लोप्स दोनों के दोनों के स्लोप्स रिक्वायर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों का स्लोप मतलब AB का भी स्लोप निकाल लें अगर, तो हो जाएगा। स्लोप ऑफ AB निकालो, तो स्लोप ऑफ AB कितना आएगा? 1। स्लोप ऑफ AB निकालो तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 1 सर 1 आ जाएगा। तो मतलब ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 15 डिग्री गिवन है, तो MAB डैश विल बी इक्वल टू tan ऑफ 60। ये पूरा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा ना फिर उस सिचुएशन में, सर। तो वहां से √3। तो ये तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना है। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं? देखो मेरे पास क्वेश्चन कैसा हो गया, मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। द क्वेश्चन हैज नाउ चेंज टू कि मेरे पास ये पॉइंट है
3,0 आई हैव टू डिटरमाइन दिस पॉइंट h, k. ये एंगल मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट? तो अभी मुझे 60 डिग्री गिवन है और ये मुझे k पॉइंट निकालना है। तो ध्यान से देखो अगर, तो k पॉइंट कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? दिस डिस्टेंस इज k, राइट? k पॉइंट कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? सर sin 60 is equal to k by हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a b है, तो फिर उससे डिस्टेंस फार्मूला से कर। tan 60 हाँ, ऑल्सो एक और चीज गिवन था मुझे कि ab डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ab डैश डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 2√2। ठीक है, तो आई हैव 2√2 हियर। तो 2√2 sin 60, 2√2 into sin 60 will give me k। तो k कितना आ रहा है? sin 60 कितना होता है? √3/2। तो k तो √6 आ गया। अब h में थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना है, ठीक है? h में क्यों ध्यान से सोचना है? देखो सर बट आपको आपने बेस ए बी लिया है ना, इसका इस ट्रायंगल का बेस आपने ए बी लिया है ना? ट्रायंगल का बेस ए बी डैश है, ये पॉइंट निकाल दिया मैंने, मतलब के हाइट निकाल दी। बेस तो एक्स सर, एक्सिस क्योंकि है ना? बेस एक्स एक्सिस है। अच्छा हाँ ठीक है सर, सही सही। नेक्स्ट अगर मुझे h डिटरमाइन करना है, तो देखो h डिटरमाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2√2 और cos 60 लिख सकते हो, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे? एनीवन? cos 60 और cos of -60। नहीं, यहाँ पे √2 आ रहा है, बट ध्यान से देखो अगर, तो h विल नॉट बी √2, h क्या होगा? 3 + √2 होगा। हाँ सर, 3 + √2 ही आया। मतलब 3, हाँ, मतलब जिनको नहीं समझ में आया था उनके लिए बता रहा हूँ कि h इज इक्वल्स टू 3 + √2 होगा। क्यों h इज इक्वल्स टू 3 + √2 होगा? क्योंकि हम यहाँ ओरिजिन से नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग फ्रॉम 3। तो 3 डिस्टेंस के आगे √2 डिस्टेंस और ऐड करना है आपको। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट विल बी 3 + √2। मतलब ये जो √2 डिस्टेंस आई है, इसमें 3 भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर तब आपको इसके सही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। बिकॉज हमें डिस्टेंस नहीं निकालना, डिस्टेंस तो √2 हो गया ये वाला, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है h का। तो दैट विल बी 3 यूनिट। तो आप पहले ही चल चुके हो ओरिजिन से आगे, आप √2 डिस्टेंस और चलोगे, तो 3 + √2। ये पॉइंट सबको बराबर समझा? ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि के में क्यों नहीं किया? तो के में भी किया था कि के में लेकिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था, एक्स एक्सिस से ही डिस्टेंस निकालनी थी, तो इसलिए +0 ऐड करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। के में भी ये चीज करते हैं। अगर यहाँ पे 3,1 दे दिया होता मैंने, तो हम √6 + 1 करते हैं उसको। समझ में आया सबको क्या बोल रहा हूँ? यस। कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर हुआ है? सर आप एक बार वापस समझा सकते हो? ये तो समझ में आ गया ना के और एच कैसे आया है? नहीं सर, एक बार वापस बता दो प्लीज। अच्छा ओके, देखो मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इज इक्वल्स टू ए बी डैश है, तो मैंने ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला तो 2√2 आ गया, ठीक है? मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए था ए बी का, तो ए बी का स्लोप निकाला, तो स्लोप वाला फॉर्मूला यूज किया y2 - y1 x2 - x1, तो आई गॉट 45 डिग्री यहाँ पे। और फिर मुझसे पूछा था स्लोप ऑफ ए बी डैश, तो स्लोप ऑफ ए बी डैश अगर मुझसे पूछा था तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री हो गया, इसका tan ले लिया तो tan √3 √3 आ गया। अब क्वेश्चन चेंज, मुझे बी डैश के कोऑर्डिनेट्स में निकालने थे, तो द क्वेश्चन हैज चेंज नाउ। क्वेश्चन क्या हो गया अभी, मतलब चेंज एज इन की जो चीजें सिंप्लीफाई हो चुकी हैं उसको मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया। 3,0 दिस इज बी डैश h, k, ये डिस्टेंस मुझे नोन है 2√2 और बीच वाला एंगल 60 डिग्री नोन है। नाउ यू नो दैट sin 60 निकालोगे तो क्या होता है, sin 60 इज हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो k अपॉन 2√2, तो k अपॉन 2√2 का 2√2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो k मिल जाएगा, वहां से आई गॉट k एज √6। सिमिलरली h के लिए मैंने cos 60 के साथ किया, तो आई गॉट h एज √2। अभी समझा नादी? यस सर। सर हम एक दूसरे वे में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, सर डेफिनेटली हमें कर पता सकते है हैं। कि ए बी डैश स्लोप इज इक्वल इक्वेट टू कर ए लिया बी, है। तो फिर उधर से हम एक जो कोऑर्डिनेट्स है उनका रिलेशन निकाल सकते हैं और फिर स्लोप के फॉर्मूला में वो डाल के उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। यस सर, मैंने भी एग्जैक्टली वही किया था। वही कैसे किया कैसे था कैसे वो, वापस से 2 बताओ, वैल्यू आ जाती है फिर। वापस से बताओ नहीं, एक एक बार। ही आती है।
सर हमें पता है कि ए बी और ए बी डैश का डिस्टेंस सेम है, तो फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ जो इसके दो कोऑर्डिनेट्स है ए बी डैश के, उनके बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। अच्छा एच और के टर्म्स में आ जाएगा वो, ठीक है। यस सर। यस सर, और फिर स्लोप फिर भी उसे एच और के स्लोप के टर्म्स फॉर्मूला में। में डाल दो। अच्छा स्लोप भी एच और के, दो इक्वेशन तो दोनों को सॉल्व कर दिया आप लोगों ने। हाँ सर, तो अच्छा ओके। के प्लस माइनस √6 आ रहा था, बाकी सब सेम आ रहा था। यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि एक कोऑर्डिनेट आ रहा है ना और 15 डिग्री पे है, तो दैट शुड बी मतलब आपको वहाँ पे नेग्लेक्ट Positive करने का होना कुछ, चाहिए। हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ नेग्लेक्ट करने के लिए आपको वे खोजना पड़ेगा उसको। अदिति दोनों आंसर्स नहीं आएंगे, समझ गया ना? हाँ वो स्क्वायर के कारण आ गया था। हाँ नहीं मतलब ठीक है, दो वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज ओके, बट यू शुड बी हाँ एबल वो टू क्रॉस चेक करना पड़ेगा वो। ठीक है, क्रॉस चेक करना point है। पड़ेगा। तो ये वाला मेथड भी समझ गया सबको जो मैंने बताया है? यस सर। हाँ ये ज्यादा इजी लगा मुझे, क्यों इतना लंबा लंबा इक्वेशन सॉल्व करना, पर ठीक तो है। उसमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, उसमें वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके आ गया होगा डायरेक्टली। यस सर, स्क्वायर कर दिया, सब इजी हो गया। अच्छा ओके चलो ठीक है। तो असाइनमेंट फॉर यू इज वो स्ट्रेट लाइन 1 of 4 वाला पूरा पीडीएफ कंप्लीट करना है, 84 क्वेश्चंस हैं उसमें। सर कब तक लेना है वो? डीपीपी 1 आपको सैटरडे को मेरी क्लास से पहले। सर ये सैटरडे? हाँ कमिंग सैटरडे। 84 सर क्वेश्चंस हमारे नाम से। हमारे स्कूल एग्जाम्स चल रहे। हमारे अरे भी चालू। 1-2 घंटे तो दे सकते हो ना हाँ असाइनमेंट सर। के लिए। हाँ तो अगर 2 घंटे में निकल जाएंगे तो वो असाइनमेंट हो जाएगा, वो मतलब बहुत लेंथी नहीं है, ओरल क्वेश्चंस है उसमें। ऐसे ही स्लोप छोटे छोटे मतलब ये तो तब भी लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस डीपीपी में मिलेंगे, बहुत बेसिक बेसिक्स हैं कि 2 पॉइंट्स दिए उसका स्लोप निकालो, 3 पॉइंट दिए उनका स्लोप निकालो, ऐसे क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है देख लेना, अगर हो पाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में सबमिट करना, तुम्हारे ऊपर ही बर्डन पड़ेगा एक साथ। Yes, चलो yes. फिर आई एम लीविंग, आई हैव अनदर